हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? आपको उससे क्या साउंड कर रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपने खुद का, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है। तो हम ऑल लिविंग क्रिएचर्स लिव्स इन एन एनवायरनमेंट, विद इन एन एनवायरनमेंट। ओके। जो हम ह्यूमन बींग्स भी एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। उस एनवायरनमेंट के साथ हमारे क्या होता है, हमारी सोसाइटी होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो सब हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा पार्ट होते हैं एनवायरनमेंट का, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो हम खुद एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो वो एक एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस है। बिजनेस भी कोई बाहर, कोई ऐसे हवा में नहीं लटका होता है। ठीक है। कोई हवा में नहीं रहता बिजनेस। बिजनेस भी एक इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है, एक इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है बिजनेस भी। ठीक है। तो बिजनेस को ऐसे ही अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहिए। अपने जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसको एडजस्ट करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, उसके हिसाब से अपने डिसीजंस, ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना पड़ता है और उसको टैकल करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या है एनवायरनमेंट और क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो हमारा लीगल एनवायरनमेंट है। ठीक है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि लीगली अभी कोर्ट ने थोड़े जो फेसबुक के लिए जो रूल्स थे, जो आईटी एक्ट था, उसमें थोड़े चेंजेस किए थे। ये सब आपने सुना होगा कि फेसबुक पे कुछ आईटी एक्ट्स में चेंजेस आए थे। तो उसमें क्या था, ट्विटर का आपने केस सुना होगा, ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो किस बात के लिए चल रही थी, वो उसी से रिलेटेड है। तो उन्होंने आईटी एक्ट में थोड़े चेंजेस लाए थे कि हर फेसबुक का जो भी वो है, जो भी ऑफिस है, उसमें एक ऑफिसर उनको रखना होगा जो गवर्नमेंट और फेसबुक के बीच में लिंक सेटअप करेगा। ऐसे ही अब उनको चेंजेस लाने पड़े अकॉर्डिंग टू लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ऐसे ही चेंजेस आते रहते हैं। फैशन, जैसे कि हमारे ट्रेंड्स में चेंजेस आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे फैशन में चेंजेस आ गए, जीन्स आई। तो जैसे जीन्स आई तो उसने जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे उनको रिमूव कर दिया। तो बिजनेस अगर उस चेंज के हिसाब से नहीं चलता तो बिजनेस वहीं की वहीं खत्म हो जाता। तो चेंजेस जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये एनवायरनमेंट का पार्ट थे, जैसे ये चेंजेस आए तो एनवायरनमेंट का पार्ट थे, तो उसके हिसाब से अगर चेंजेस नहीं अडेप्ट करते तो फिर वो खत्म हो जाते हैं। टेक्निकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसे कि हमारे कलर टीवीज आए। तो उन्होंने जो हम नहीं, हमारे कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स ने हमारे जो पुराने टाइपराइटर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से चेंज होना पड़ता है और उसको अडेप्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से चलते रहना होता है एनवायरनमेंट के फोर्सेस के हिसाब से। तो अगर नहीं करोगे तो फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा बिजनेस। ठीक है। तो अब डेफिनेशन एक देखते हैं क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की एग्जैक्ट वर्ड्स में। ठीक है। Business environment refers to forces and institutions outside the firm with which its members must deal to achieve the organizational purposes. क्या ये बोल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कुछ फोर्सेस हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आउटसाइड होते हैं हमारे फर्म के, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। हमें अपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते। जो कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है। द फर्म विच विद विच इट्स मेंबर्स मस्ट डील, उसके साथ डील करना पड़ेगा आपको, आप उसको बदल नहीं सकते। अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, और जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस अचीव करने। इसमें दो वर्ड्स दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ये लिखा है फोर्सेस और एक ये इंस्टीट्यूशंस दिखाई दे रहा है। ये जो वर्ड्स है ना, इनको समझने हैं होते क्या है। ठीक है। फोर्सेस, वो बोल रहे हैं ऐसे फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, कुछ ऐसा फोर्सेस धक्के आते जो हम नहीं रोक पाते।
इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, तो इनसे संभलना पड़ता है और अपने आप को संभालना पड़ता है। इस तरीके का फोर्सेस होते हैं। और इंस्टीट्यूशंस में हमारे आ जाते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा, इनको भी हैंडल करना पड़ता है। सो द फर्म मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस। सो फर्म को अवेयर रहना चाहिए और इन पे ध्यान रखना चाहिए, जो इनमें चेंजेस आएंगे, जो इनसे चेंजेस आएंगे इन बिजनेस पे, उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, द फर्म मस्ट बी नैग्ड keeping in mind these forces and institutions so that the organizational objectives are achieved. नैग्ड क्या है? ये सब जो फर्म मस्ट बी नैग्ड, मतलब एकदम अवेयर रहनी चाहिए, और ये जो तंग करने वाले फोर्सेस हैं इनसे, इनको अपने दिमाग में रखना चाहिए। नैग्ड फोर्सेस, जो ये नैग्ड हैं, नैग्ड मतलब जो तंग करते हैं, नैगिंग बोलते हैं ना वर्ड, वही नैग्ड वर्ड है। कीपिंग इन माइंड, ये दिमाग में रखने की, ये जो तंग करने वाले फोर्सेस हैं इनको दिमाग में रखो, ध्यान रखो, उसके हिसाब से अपने उनको ध्यान रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करो। ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो समझते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होते क्या है। पहले उनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, इंटररिलेशन ऑफ फैक्टर्स, dynamic nature, next is uncertainty, next is complexity, next is relativity. So let's see one by one, सबको समझते हैं एक एक करके कि क्या है। ठीक है, so first is totality of external forces. so जो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो टोटल ऑफ एवरीथिंग होता है, लाइक सब कुछ आ जाता है इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट पहले देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी सारे फोर्सेस जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। जो भी हमारे बिजनेस के बाहर जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे को पोटेंशियली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, जो फोर्सेस हमारे बिजनेस में, तो वो सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। सो इट्स कॉल्ड टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या है? सो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। सो इसमें जनरल फोर्सेस भी आती है और स्पेसिफिक फोर्सेस भी आती है। तो देखते हैं जनरल फोर्सेस क्या है और स्पेसिफिक फोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, सो जो हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस हैं उसमें हमारा आ जाता है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, आ गया ये पेन, आ गया। सो इसमें देखो इधर लिखा है, ये हमारी जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, ये सब हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाते हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लुएंस, बेसिकली ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं या इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दे जो ये वाले जो फोर्सेस हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, जो स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे मतलब फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। ठीक, और जो हमारे नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं जनरल फोर्सेस। ये रहे जनरल फोर्सेस में कौन से आ जाते हैं हमारे? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्निकल, ये कंडीशंस है, ये इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जनरल फोर्सेस है जो जनरली सभी पे मतलब इम्पैक्ट करेंगे। स्पेसिफिक फोर्सेस तुम्हारे स्पेसिफिक तुम्हारी फर्म पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट जो जनरल फोर्सेस हैं वो सभी पे इम्पैक्ट करेंगे, सारे बिजनेसेस पे। स्पेसिफिक फोर्सेस सब आपकी डायरेक्टली आप ही की, और फर्स्ट चीज डायरेक्टली आप ही के फर्म पे इम्पैक्ट करेंगे, आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे। और जो जनरल फोर्सेस हैं जैसे कि हमारा हो गया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब हमारे जनरल फोर्सेस हैं, ये सभी पे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट होता है, इसका किस इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होगा, किस बिजनेस में कितना इम्पैक्ट होगा, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटर रिलेटेडनेस। ये काफी इजी है, आप काफी अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। सो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाती हूँ। सो ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली interrelated. For example, increase awareness of healthcare. एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ गई है, ठीक है,
सो हैज नहीं, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है अबाउट आर हेल्थ केयर। हम अपनी हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल हो गए हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली कोविड टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा हो कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का ज़्यादा फिक्र हो गई है हमें। सो फिर केयर हैज़ राइज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स एंड रोस्टेड स्नैक्स। सो रोस्टेड स्नैक्स जो होते हैं, जो मतलब तले भुने स्नैक्स होते हैं, उनको ना लेकर जो रोस्टेड होते हैं, जो कम रिफाइंड वाले होते हैं, कम घी तेल वाले होते हैं, उनको उनकी डिमांड बढ़ गई। और ऑर्गेनिक फूड्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक मतलब जो हेल्दी होते हैं, जो फैट फ्री वगैरह ये सब होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई। सो इंटर रिलेटेड कैसे था, देखो अब एक चीज बढ़ी तो उससे दूसरी चीज की डिमांड बढ़ गई। सो ये चीजें इंटर रिलेटेड हो गई, ठीक है। सो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अब पता चला कि पेप्सी पेप्सी थी, पेप्सी में पता चला, पेप्सी के बारे में पता चला कि पेप्सी में जो सामान डला होता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिले थे, बहुत पहले की बात है। सो क्या हुआ कि जूसेस की और जो हेल्थ ड्रिंक्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई। सो एक तरीके से पेप्सी का तो नुकसान हो गया, बट किसी और को फायदा हो गया। तो इंटर रिलेटेड रहता है, एक किसी को फायदा हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो सारे फैक्टर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं। एक चीज बढ़ी दूसरी चीज बढ़ सकती है, एक घटी बढ़ी तो ये कुछ भी किसी तरीके से भी इम्पैक्ट कर सकता है। कोई ऐसे डेफिनेट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट इसका हो सकता है। सो इंटर रिलेटेड होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, इट्स लाइक कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहता है। कोई स्पेसिफिक पता नहीं है तुम्हें क्या कल को जाके क्या चेंज आ जाए, क्या आ जाए, क्या टेक्नोलॉजी आ जाए इन्वायरमेंट में, किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। सो यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर इट, स्कैन इट, उसका ध्यान रखते रहो, उस पर नजर रखो एकदम। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पे ध्यान रखते रहते हो ना कौन क्या कर रहा है कंटिन्यूस, वैसे ही बिजनेस का जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं ना उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। भाई क्या मार्केट में चल रहा है, क्या हो रहा है, हर पॉलिसीज का ध्यान रखो, लीगल एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, इकोनॉमिकल फैक्टर्स का ध्यान रखो, सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, डायनेमिक है तो आपको कंटिन्यूसली ही ध्यान रखना पड़ेगा उसको। डायनेमिक मीन्स एवर चेंजिंग, कुछ भी कभी भी चेंज आ सकता है, बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं। सो इन नेचर एंड इट्स कीप ऑन चेंजिंग with the change in technology, consumers passion, taste, etc. किसी भी चीज में कभी भी चेंज आ सकता है। So you have to continuously monitor it. नेक्स्ट देखते हैं, uncertainty uncertainty obviously. So uncertain business environment is uncertain as it is difficult to predict the future environmental changes and their impact with full accuracy. So it's वेरी अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी होती है, किसी को पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। सो यू हैव टू लाइक कंटिन्यूसली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपको ग्रेजुअली उसके हिसाब से अपने आप को एकदम इंस्टेंटली उस पर रिएक्शन या अपना मूव लेना होता है एज अ बिजनेस, ठीक है। सो फिर इट्स अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है फ्यूचर एनवायरनमेंट में। So it's ever changing and impact their impact with full accuracy, और उसका impact पूरा मतलब पड़ता है। Complexity. So next is business environment is complex, which is easy to understand in parts separately, but it is difficult to understand in totality. जैसे हमें एक चीज समझ में आ सकती है, हम कुछ चीज़ों को समझ गए, बट हम टोटली हर बिजनेस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को नहीं समझ सकते। हम कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी, हमें आइडिया लग गया कि टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है, इस टेक्नोलॉजी में ये चेंजेस आने वाले हैं, तो हम उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेंगे। बट हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेने वाली है या क्या करने वाली, तो कुछ चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं भी कर पाते हैं। या फिर हमें जैसे पहले कुछ आइडिया मिल गया तो वो चीज़ें तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले से ही बात चल रही थी मार्केट में ऐसा होने वाला है, तो वो चीज़ें तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। बट जिन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियसली आ गई, एकदम से आ गई, सो उनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वही बात कर रहे हैं कि पार्ट्स में सेपरेटली तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी, सो इट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact different
फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट होता है इम्पैक्ट उसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का हर चीज़ पे इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने पेप्सी का इम्पैक्ट दिया था, तो हर किसी का अलग अलग रहता है इम्पैक्ट। अब जैसे जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो रिलेटिव होता है। अब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो जंक फूड की डिमांड कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, वो स्विच हो गया कस्टमर। तो फिर ये एक रिलेटिविटी रहती है, कुछ को फायदा होगा कुछ को नुकसान होगा, तो हर किसी का जो इम्पैक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो अलग अलग होता है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अब हर चीज़ का अलग रहेगा, कहीं पे ठंड पड़ गई, कहीं पे ज़्यादा गर्मी पड़ गई, सो इट्स वेराई। सो फर्म टू फर्म, फॉर एग्जाम्पल अ शिफ्ट, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। A shift of preferences from soft drinks to juices will be welcomed as an opportunity by juice making companies, while a threat for soft manufacturing. Soft drink manufacturer का example इन्होंने दिया है, वही वाला जो मैंने अभी आपको पहले शेयर किया था कि अब प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ गया। सो सॉफ्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आया तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस के लिए अच्छा था, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए नहीं अच्छा था क्योंकि उनकी सेल गिर रही है। सो इट्स रिलेटिव, हर की असाइनमेंट जो है वो क्यों जरूरी है हमारे लिए, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों पढ़ना है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों जानना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है। सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू रीड वन बाय वन, वी विल अंडरस्टैंड देम, दे आर नॉट वेरी हार्ड और टफ। यू आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, आप इनको अपनी लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, बट जो इनकी हेडिंग्स हैं वो आप एज इट इज उतारना, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इनको अंदर जो इनकी कोटेशन होती है, जो इनके बारे में लिखना होता है, उसको समझ के जाइए और उसके बारे में अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन सही लिखिए। ठीक है। सो फर्स्ट हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो ये कैसे मिलेगा, हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं उन चीजों से। ठीक है, आपने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टेस्ट आने वाला है, ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये इस चीज की डिमांड जनरेट होने वाली है इन फ्यूचर में। आपने इन्वायरमेंट पे पढ़ाई कर ली, आपने इन्वायरमेंट पे ध्यान रखा कि ये चेंजेस आ रहे हैं, उनको आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहे, तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है कि आप उसको पहले ले आओ अपने अपने बिजनेस में, आप उसको पहले ऑफर करो तो सब जो कस्टमर है वो आपके पास आएगा। सो इस तरीके का जो अगर हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस चीज का हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं तो हमें फायदा होता है। सो हम पढ़ लेते हैं इसके क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइंग advantages, opportunities and getting their benefit prior to competitors। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, आप कंपटीशन जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे पहले आप पहचान लो कि अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में और आप उस चीज को ऑफर करो या फिर उस चीज को डिलीवर करो तो आपको उस चीज का एडवांटेज मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है। thus reaping the benefits of being a pioneer। पाइनियर मतलब एक उभरते हुए सितारे की तरह आप बाहर आओगे। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स भी आप पता लगा सकते हो अगर कोई चीज आपको इम्पैक्ट करने वाली है। अगर आप पहले से ही इन्वायरमेंट को स्कैन कर लोगे, मॉनिटर करोगे, ध्यान रखोगे इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट में काफी चीजें आ जाती हैं हमारी, तो उन चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो आप पहले से ही पता लगा सकते हो कि ये चीज होने वाली है या ये चीज ऐसे तरीके से मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगी, तो मैं इसको कैसे टैकल करूं, डील करूं। ठीक है, सो करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स विच में एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे बिकॉज इसी से चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। सो बजाज ऑटो made considerable improvement in its two-wheeler when Honda and other companies entering the auto industry। So जब Honda और जो अदर कंपनीज थी वो कार पे फोकस कर रही थी, कार्स बनाने पे फोकस हो रही थी, उधर ज्यादा उनका ध्यान जा रहा था, तो जो बजाज था वो मतलब बाइक जो टू व्हीलर सेगमेंट था, जैसे कि जो भी अच्छी अच्छी बाइक्स आती हैं वो बजाज में आती हैं। सो
बजाज उस सेक्टर में काम करने लगा, तो उसने इस चीज को मतलब पहचान लिया, जो उसने इस चीज का फायदा लिया, ठीक है। कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट कर रहा था वो जो उसका एग्जिस्टिंग सेक्टर था, टू व्हीलर का उनका मार्केट अच्छा था, तो उसमें उन्होंने इंप्रूवमेंट करी कंटिन्यूसली, ठीक है। और बाकी जो सेक्टर्स थे वो और सेक्टर्स में एंटर करने में बिजी रहे, उन्होंने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट, टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सो लेट्स रीड इट। यूजफुल रिसोर्सेज को किस तरीके से हम अपने फायदा ला सकते हैं या अपने आप लिए स्कोर कर सकते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट मेक अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा थ्रू टू बिजनेस फर्म्स, ठीक है। काफी सारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, काफी सारी चीजें जो अवेलेबल है बिजनेस में वो हमें ऑफर करते हैं। ऑब्वियसली दैट इज कम्स अंडर एनवायरनमेंट, जो सराउंडेड है बिजनेस जिसके। In order to know the availability of resources and making them available on time at economical prices, knowledge of business environment is necessary. So ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि कोई और चीज की शॉर्टेज ना पड़ जाए। जो हमारी यूजफुल रिसोर्सेज हैं हम देखते रहे मार्केट में वो चीज हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, जब सस्ते रेट में मिल रही है तब खरीद लो, तो एक तरीके के बेनिफिट मिल जाते हैं जब हम कंटिन्यूसली एनवायरमेंट को ध्यान रखते हैं, देखते रहते हैं, इन चीजों पे ध्यान देते हैं। सो यू गेट दैट एडवांटेज इन दैट, ओके। नेक्स्ट, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस किया है, कंटिन्यूसली जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इट कीप ऑन चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। सो कंटिन्यूस स्टडीज, ट्रेनिंग ऑफ business environment help in knowing the changes which are taking place, thus they can be faced effectively. So उस चीज को आप इफेक्टिवली फेस कर सकते हो, आप कंटिन्यूसली स्कैन करते रहो, जो भी कोप कर सकते हो आप रैपिड चेंजेस के साथ। कोप मतलब उसके साथ चल सकते हो, उसके साथ डील कर सकते हो, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज, रैपिड चेंजेस के हिसाब से आप उसको अपने आप को ढाल सकते हो। अगर आपको पता होगा तभी तो आप चेंज करोगे। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। सो पॉलिसी फॉर्मेशन और प्लानिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट होती है। जिस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसी हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन की जाती है, उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग रहती है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, देखिए किस तरीके से प्लानिंग और पॉलिसी में हेल्प करता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आईटीसी होटल्स जो हैं वो उन्होंने प्लान किया कि वो एक नया होटल खोलेंगे इंडिया में। आफ्टर उन्होंने अज्यूम कर लिया था देयर इज अ बूम इन टूरिज्म सेक्टर, कि इंडिया में बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, तो उन्होंने न्यू होटल्स खोलना उसके अकॉर्डिंग प्लान किया। जैसे जैसे मतलब टूरिज्म बहुत एंटर कर रहा था, बहुत ज्यादा टूरिज्म आ रहा था इंडिया में, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे लोग इंडिया घूमने के लिए, तो फिर आईटीसी ने अपने होटल्स की चेन्स या होटल्स अपने काफी सारे खोले उसकी जरूरत के हिसाब से। सो उन्होंने अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग की, अपनी पॉलिसी उस अकॉर्डिंग डिजाइन की। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? सो अभी जो एक एग्जाम्पल हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था बजाज ऑटो वाला, वो भी परफॉर्मेंस के ऊपर था कि वो परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर रहे थे, ठीक है। सो करेक्ट एनालाइजेशन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस इंप्रूव क्या होती है? क्या मतलब जो कर रहे हो उसमें इंप्रूव कर लो बस हो गया? नहीं। अगर डिमांड आएगी, किसी चीज की डिमांड आ गई है मार्केट में, ये चीज की डिमांड आ रही है, इस चीज की कमी है मार्केट में, वो चीज नहीं है, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है कि वो चीज, वो फीचर, वो एक एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो आप अपने बिजनेस से उनको प्रोवाइड कर दो। सो ये होता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। ये नहीं है कि पहले आप कुछ कम कर रहे थे तब भी ठीक था, बट परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, व्हाट adding addition or what extra you are adding in it, so that is called improvement in a performance. So that's it, that is it, that compounds of business environment। ये एक important topic है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। So let's see। So first is economic environment।
सो व्हाट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? हमारा जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है हमारा, वो बहुत पोटेंशियली इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी डिमांड्स जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स जो आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन्फ्लेशन होता है, ये सब चीजें होती क्या है ये सब भी समझाऊंगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगी जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग, और किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर इम्पैक्ट करता है, ये देखते हैं। इट हैज एन इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है हमारा, पैसे वैसे से रिलेटेड जो भी बात होती है वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे आ जाती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए हैं तो फिर दिक्कत आएगी बिजनेस में, जैसे कि उधार जो लेते हैं हम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा था उसके रेट्स बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करेगा हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमें अपना इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा के देना पड़ेगा फिर। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ी तो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये हमारे इन्फ्लेशन रेट्स हो गए। चेंजेस इन द इकोनॉमिक इनकम ऑफ द पीपल, इनकम में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको दोनों तरीके से होता है। अगर इंक्रीज हो गई है तो फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारी सेल्स बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे। और अगर चेंज बुरा है, इनकम कम हो गई है तो फिर ये अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगा, लोग चीजें कम खरीदेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, प्राइस लेवल होते हैं, डिफरेंट प्राइस लेवल बढ़ सकता है, घट सकता है, सो इट्स विल इम्पैक्ट डिफरेंटली। सो ये सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। ठीक, आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कुड इफेक्ट बिजनेस फर्म्स, ये सब हमारे बिजनेस फर्म में इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है मे ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू फर्म, इट मे बी कंस्ट्रक्टिव। सो ये एक तरीके से ऑब्स्टिकल की तरह भी काम कर सकते हैं और एक तरीके से फायदा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इनकम वाला बताया था। सो ये फायदा भी कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दोनों तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और इसमें ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं, यहाँ पे इन सबको लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, से ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती है? सो जो हमारा बिजनेस है वो एक सोसाइटी में है, सोसाइटी के अंदर है, तो हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो सोशल एनवायरनमेंट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो इसमें क्या क्या आ जाते हैं देखते हैं। It includes various social factors such as customers' belief, literacy rate, educational levels, lifestyles, values and etc. So मतलब जैसे आप कहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हो तो भैया वहाँ के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और बहुत ही एडवांस चीज है तो वो उनको नहीं समझ में आएगी, पढ़े लिखे नहीं है तो। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए उस तरीके की चीज देनी पड़ेगी, उसको गांव वाली चीज नहीं दे सकते। सो इट्स वेराइट कि कहाँ पे मतलब सोसाइटी के हिसाब से चीज बेचोगे आप। सो ये चीज स्टडी करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आप बिजनेस फर्म चला सकते हो अपनी। ठीक है, सो उनका लिटरेसी रेट क्या है, बिलीव्स क्या है उनके, किस तरीके के बिलीव्स हैं, एजुकेशनल लेवल क्या है, लाइफस्टाइल क्या है। जैसे कि जो बहुत मेट्रो सिटीज हैं उनमें कोई हाई फाई ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे शोरूम्स, ऑडी के शोरूम्स मिलेंगे, और जो भी महंगी महंगी सारी जो गाड़ियां हैं उनके शोरूम्स आपको दिल्ली, मुंबई, जो मेट्रो सिटीज हैं वहां मिलेंगे। लेकिन जो नॉर्मल स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटीज होती हैं, 2 टायर 3 टायर सिटीज होती हैं, वहां पे वो सब शोरूम्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पे उसका कस्टमर नहीं है। सो इट्स वेराई फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, मतलब रीजन अलग अलग जगह के हिसाब से वेराई करता है सोसाइटी के हिसाब से। सो चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन, ये जो है एक लॉन्ग रन में इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। Nowadays people are paying more attention towards their health, as a result of which demand for mineral water, diet coke etc has increased while demand of tobacco, fatty food products had decreased. So ये बोल रहे हैं कि जैसे हेल्थ के लिए लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, सो जो डिमांड थी मिनरल वाटर और डाइट कोक की बढ़ गई है, और जो बाकी चीजें जो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होती है उनकी घट गई है, जैसे कि टबैको, फैटी फूड प्रोडक्ट्स की डिक्रीज हो गई है। तो उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ, जो जिनकी डिमांड घटी उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, जिनकी बढ़ी उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ये सोसाइटी में चल रहा है ना। सो ये सोसाइटी सोशल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सबके दिमाग में अभी इसके आंसर आ गए होंगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। बिकॉज हम बहुत ज्यादा सराउंडेड हैं टेक्नोलॉजी से और हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, पिछली टेक्नोलॉजी को एकदम
एब्सोल्यूट कर देती हैं, बेकार कर देती हैं. सो इट्स लाइक दिस एडवांस टेक्नोलॉजीज, ये वही है एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे हो. इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, वेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन. इसमें ये भी वो बता रहे हैं कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज होती हैं, मतलब प्रोड्यूस करने की, लोग चीजों को बनाने की भी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो भी नई आ जाती हैं. सिर्फ जो हमारे हैंडसेट हैं वो ही नई नहीं आते, जो चीजों को प्रोडक्शन टेक्निक जो होती है वो भी नई नई आती रहती है, एडवांस आती रहती है. तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होगा तो जल्दी हो सकता है, बेटर हो सकता है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बन सकता है, या कुछ भी है उसके जो फायदे हैं. A businessman must closely monitor the technology changes taking place in the industry. जो उनकी इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करते रहे, ये टेक्नोलॉजीज आ रही है, ये एडवांसमेंट आ रहे हैं. सो इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन. जो दूसरा कंपटीशन है वो चीज ना ले आए, तुम भी उस चीज के साथ चलो, तुम भी वो चीज लाओ. एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे. डिजिटल वॉचेस इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस. डिजिटल वॉचेस, गुड एग्जाम्पल. आर्टिफिशियल फाइबर्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन. आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का यूज होने लगा इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स. बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स ऑन इंटरनेट. पहले फिजिकली जाके करना पड़ता था, अब वहां पे जाके टिकट बुक करते थे, अब ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है. सो नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट. पॉलिटिकल एनवायरमेंट समझाती हूं मैं आपको बिल्कुल, क्या है पॉलिटिकल एनवायरमेंट. So changes in political situation affect business organization. Political stability builds confidence among business community, while political instability, bad laws and order situation may bring uncertainty in business activities. Ideology of the political party, attitude of government towards business and types of government, single party of or coalition government affects the business. Example, जैसे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती रहती है, उनकी आइडियोलॉजीज क्या होती है, उनके बिलीव्स अलग होते हैं. हर गवर्नमेंट अलग तरीके से फंक्शन करती है, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके के लॉज बनाती है, अलग तरीके का ऑर्डर्स देती है. सो ये सब चेंजेस उनके आते रहते हैं. सो स्टेबल गवर्नमेंट होना जरूरी है. स्टेबल गवर्नमेंट क्या है कि उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो बेनिफिशियल हो बिजनेस करने के लिए, अच्छी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो. अगर वो मतलब अलग अलग लॉज ला रहे हैं जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो ये एक मतलब नेगेटिव इंपैक्ट करेगा. अगर पॉजिटिव ला रहे हैं तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सो इट्स वेरी, ठीक है. सो ये चीज भी इंपैक्ट करती है पॉलिटिक्स वगैरह, जो मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं. सो ये भी पूरी तरीके से इंपैक्ट करती हैं बिजनेस पे, ठीक है. सो इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं. Example, Bangalore and Hyderabad has become the most popular location for IT due to supportive political climate. अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो बैंगलोर और हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना सपोर्टिव था वहां पे, इसलिए बेस्ट माना जाता है. आईटी की जो भी कंपनीज होती हैं वो वहां पे जाके, और मोस्टली जो कंपनीज हैं वो हैदराबाद और बैंगलोर में है. आईटी को मतलब बैंगलोर को तो लिटरली हब ऑफ आईटी बोला जाता है. सो वहां पे जाके बिजनेस करना पसंद करती है क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा फायदे देता है उन लोगों को, जैसे काफी तरीके से फायदे देता है और उनको बहुत सही रहता है. वहां पे बिजनेस करने की फैसिलिटीज अच्छी हैं आईटी के लिए. सो वहां पे जाके वो करना चाहते हैं, पसंद आता है उनको एज आईटी, पसंद करते हैं हैदराबाद और बैंगलोर. सो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल था. लीगल एनवायरनमेंट. ओके, लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट्स रिलेटेड टू फॉर्मिंग ऑफ लॉज, ठीक है. जो लॉज वगैरह हमारे बनते हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं से रिलेटेड हैं जो लॉज पास होते हैं. सो उससे रिलेटेड है लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है. इट कंसिस्ट द लॉज एंड legislations passed by the government, administrative orders, court judgment, decisions of various commission and agencies. Businessmen have to act according to various legislative and their knowledge is very necessary. आप कोई बिजनेस कर रहे हो और कोई चेंजेस आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपकी बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए. किसी चीज पर बैन लग गया, कोई ड्रॉप प्रोडक्ट है उस पर बैन लग गया, सो यू शुड नो इट, ठीक है. वो तुम्हारे उसको चीज का सब्स्टिट्यूट ढूंढो या कुछ करो, ठीक है. सो यू शुड नो इट. सो ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है. बिजनेस हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेटिव एंड देयर नॉलेज वेरी नेसेसरी. उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है.
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, इट इज कंपल्सरी टू गिव सिटुएटरी वार्निंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स। ठीक है, एल्कोहल जो होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब मना है, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कभी भी आप देखना कि अल्कोहल की एड्स नहीं आती, वो किसी और प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे होते हैं, बट वो लगता है कि वो उस प्रोडक्ट की एड कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट की एड नहीं कर रहे होते हैं, वो उसी ब्रांड से रिलेटेड किसी और प्रोडक्ट की एड कर रहे होते हैं। ध्यान देना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे कि टोबैको का एक ब्रांड आता है तो उसकी इलायची आती है, तो इलायची को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसी प्रोडक्ट का वो टोबैको भी आता है, विमल। सो विमल की वो इलायची शायद प्रमोट करते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। सो इलायची प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन विमल का टोबैको भी आता है। सो दे आर प्रमोटिंग दैट, बट दे आर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग देयर ब्रांड। सो दैट्स इट, वो डायरेक्टली लेकिन उसको प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको उस पैकेट के नीचे पीछे लिखना होता है कि ये भाई आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, आपको बताना पड़ेगा। सिटुएटरी वार्निंग आपको लिखनी पड़ेगी ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सिगरेट। सिगरेट्स के पैक्स के पीछे लिखा आता है कि आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल है। और आप जब भी फिल्म्स में जाते हैं तो एक एड भी तो आती है, वो पूरी छपी होती है उन प्रोडक्ट्स के पीछे। सो ये देना जरूरी है। सो ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं इस तरीके के। तो इसमें काफी सारी आती है, एक एग्जाम्पल था बस, इसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं लीगल में, काफी लॉज किसी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक, सब्सक्राइब।